Good morning, students. Today's topic is simple future tense, or you can say future indefinite tense. प्यारे बच्चों, अब तक हमारी प्रेजेंट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, हमारी पास्ट की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है आपने प्रेजेंट और पास्ट के सभी वीडियो लेक्चर बड़े ध्यान से देखे हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आइए आज हम फ्यूचर टेंस का जो हमारा पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। द सेंटेंसेस विच शो एन एक्शन और इवेंट दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपकी टाइम लाइन है और टाइम लाइन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम ही होता है और ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। राइट प्यारे बच्चों, जो बीत चुका वो पास्ट की घटना है और जो आगे होगा, जो आपकी प्लानिंग है, प्लान यानी फ्यूचर से रिलेटेड ये शब्द जो है वो हमारे जहन में आता है। यानी ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी घटना जो भविष्य में घटेगी, राइट, या भविष्य में होने जा रही है और उसकी प्लानिंग आप अभी प्रेजेंट में बना रहे हो, तो ऐसी घटनाओं के बारे में जो आगे भविष्य में होंगी, घटेंगी, या वो कार्य जिसकी योजना आपने अभी प्रेजेंट में बना ली है कि आप फ्यूचर में ऐसे ऐसे काम करने जा रहे हैं, तो उन वाक्यों के अंदर हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। और प्यारे बच्चों, अब देखिए, यदि आपके हिंदी के सेंटेंसेस में अगर इसको पहचानना हो, कैसे पहचानेंगे? द सेंटेंसेस विच एंड विद द वर्ड्स गा, गे, गी। यानी हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द अगर आ जाते हैं तो वे वाक्य जो हैं वो आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे सीता खाना पकाएगी, यानी आप अभी ये बात कह रहे हैं कि सीता खाना पकाएगी, यानी बात कहाँ की हो रही है? फ्यूचर की हो रही है, भविष्य की हो रही है। गी ये अंत में आ गया। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, यानी आपने निर्धारित कर लिया, हो सकता है आपने सुबह 6 बजे ये बात निर्धारित कर ली हो, आपने योजना बना ली हो कि आप कोई पुस्तक पढ़ने जा रहे हो, ये आपने प्लान कर लिया। हम तुम्हारे साथ कल आगरा चलेंगे, गा, गे। तो आपने देखा गा, गे, गी इन हिंदी के वाक्यों के अंत में आया है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया कि हिंदी के वाक्य जो हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जैसे हमने देखा कि फ्यूचर की प्लान होती है, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा टेंस है जो आप पढ़ चुके हैं जिसमें फ्यूचर की प्लान होती हो? याद कीजिए। जी, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी प्यारे बच्चों बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूजेस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस में मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी प्लान कोई भी योजना अगर आपकी नियर फ्यूचर की है, निकट भविष्य में आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे मैं आज ये पुस्तक पढ़ने जा रहा हूं, हम तुम्हारे साथ कल आगरा जा रहे हैं, तो रहा है, रहे हैं, रही है, ये उस टेंस की पहचान होती है प्यारे बच्चों। सीता खाना पकाने जा रही है, तो आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में भी चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा
कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर कौन कौन से वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों के अंदर हमारे फ्यूचर के अंदर अगर कोई घटना घटती है या कोई हम काम करने जा रहे हैं, कोई हमारी योजना है, तो उन वाक्यों को व्याख्यात करने के लिए ही सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इसमें देखते हैं हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। इसमें हमारी दो हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, एक विल लगती है प्यारे बच्चों, एक शैल लगती है। और शैल का जो प्रयोग होता है वो आई और वी के साथ होता है। और ये आई और वी ये हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपका सिंगुलर है वो आई है और प्लूरल है वो वी है। इन दोनों के साथ में शैल का प्रयोग होता है। अब बाकी जो आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन बच गए या आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन बच गए, उन सब के साथ में विल का प्रयोग होगा। बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद रखने का कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हमारे बच जाते हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन के हों चाहे वो थर्ड पर्सन के हों, उन सब के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, जो इसमें मुख्य क्रिया होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और कौन से टेंस में होता है, तो आप मुझे बड़े आराम से बता देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या उसके साथ हम एस लगाते हैं और या उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि विल और शैल का प्रयोग जो है वो एज ए मॉडल भी होता है। और मॉडल एक्सिलरीज में आपको पता है क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग। अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी फीलिंग्स का या किसी का कोई भाव प्रकट करना होता है, तो वहाँ पर मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी फ्यूचर के, सिंपल फ्यूचर के टेंस में कमांड नज़र आती है, आदेश, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश नज़र आता है। प्रोमिस, आपको वायदा नज़र आता है, राइट। डिटर्मिनेशन, आपको कोई दृढ़ निश्चय नज़र आता है। थ्रेट, आपको कोई धमकी नज़र आती है। विलिंगनेस, आपकी कोई इच्छा नज़र आती है, उसके अंदर कोई इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, आपके मन में कोई विलिंग है, कोई इच्छा है मान लीजिए। सर्टेनिटी, निश्चितता, किसी काम की निश्चितता अगर आपको प्रकट करनी है, अगर ये आपको किसी भी सेंटेंस में, फ्यूचर के सेंटेंस में आपको दिए हुए हैं, तब बच्चों आपका जो नियम था, आपका नियम क्या था प्यारे बच्चों, आपका नियम ये था कि आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ में हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको वाक्य में ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर प्यारे बच्चों आई और वी के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और बाकी के सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ में आप क्या प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये नियम बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात मैंने की कमांड की, तो आइए इसका कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यू डैश अपोलोजाइज, apologize for your mischief। अब देखिए प्यारे बच्चों, तुम्हें तुम्हारी शरारतों के लिए माफी मांगनी होगी। कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको आदेश नजर आता है, और अगर आपको पीछे ब्रैकेट में कमांड लिखा हुआ मिल जाए
तो आप ये समझना कि अब आपको यू के साथ में क्या लगाना है। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है प्यारे बच्चों। अभी मैंने बताया कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, और बाकी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, शैल। यू शैल अपोलोजाइज फॉर योर मिसचीफ। तो ये एक कमांड है, एक आदेश है, राइट। आपको अपने शरारतों की माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये आपको आदेश नजर आता है। वैसे अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो यू के साथ हम क्या प्रयोग करते प्यारे बच्चों, विल लगाते, लेकिन अब हमने शैल लगाया है। आइए अब हम कोई प्रॉमिस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वायदा होता है। इफ आई गो टू बॉम्बे आई विल bring a watch for you। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वाक्य आपको प्रॉमिस का नजर आता है। इफ आई गो टू बॉम्बे, यदि मैं बॉम्बे गया, आई विल ब्रिंग अ वॉच फॉर यू, मैं आपके लिए घड़ी लेकर के आऊंगा। तो आपने किसी से वायदा किया कि अगर मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए घड़ी लेकर के आऊंगा, तो आपने प्रॉमिस किया उसको। प्रॉमिस किया तो फिर आपने आई के साथ में क्या लगाया प्यारे बच्चों, विल लगाया है, राइट। वरना तो आई के साथ शैल आता है, तो इसीलिए यहां पर विल लगा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कोई भी डिटर्मिनेशन का एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई will quit smoking this year। मैं इस साल धूम्रपान छोड़ दूंगा। मान लीजिए आपने मन में पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया प्यारे बच्चों, ये डिटर्मिनेशन है। मान लीजिए आपको लगता है कि ये वाक्य डिटर्मिनेशन का, और ब्रैकेट में दे भी रखा है डिटर्मिनेशन है, तो बस फिर आपके दिमाग में आएगा कि डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। मैं इस साल पक्का स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो ये आपका दृढ़ निश्चय है। तो फिर आपने आई के साथ क्या लगाया, विल का प्रयोग किया। मेन वर्ब तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब बात करते हैं थ्रेट की। थ्रेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। जैसे कोई भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल टीच हिम अ लेसन। ये देखिए आई के साथ विल लगाया मैंने। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा। ये क्या है प्यारे बच्चों, थ्रेट, धमकी है। आप किसी को पाठ पढ़ाना चाहते हैं। पाठ पढ़ाने से मतलब क्या है, आप उसको लताड़ना चाहते हैं, उसको शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने धमकी दी कि मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा, मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा, राइट। या और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इफ यू डू नॉट pay your school fees in time, your name shall be struck off। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये भी एक थ्रेट है। अगर आप इफ़ यू डू नॉट पे योर स्कूल फीस इन टाइम, अगर समय पर आप फीस जमा नहीं करवाते हैं, यूर नेम, अब यूर नेम के साथ क्या लगाया मैंने, शैल लगाया प्यारे बच्चों, वरना तो विल लगता। थर्ड पर्सन है ये। शैल भी स्ट्रक हो तो तुम्हारा नाम
काट दिया जाएगा। तो ये भी आपका थ्रेट का आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आइए देखिए, एक एग्जाम्पल हम विलिंगनेस के ऊपर हम लेते हैं प्यारे बच्चों। विलिंगनेस, अगर कोई इच्छा हम जाहिर करते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू इन योर करियर, मैं तुम्हारे करियर में सहायता, आई विल हेल्प यू इन योर करियर, मैं तुम्हारे करियर बनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मतलब ये मेरी इच्छा है। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इच्छा होती है, यानी आपके अंदरूनी इच्छा, आपके मन में ये इच्छा है कि आप उसके करियर बनाने में उसकी हेल्प करना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू इन योर करियर। सो सिंपल। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों सर्टेनिटी की। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। जैसे वी विल गो टू दिल्ली टुमारो सर्टेनली, हम निश्चित रूप से कल दिल्ली जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां सर्टेनली इस एडवर्ब से आपको पता लग रहा है कि ये वाक्य सर्टेनिटी का है, निश्चितता का है। और जब बात निश्चितता की होगी, सर्टेनिटी की होगी, तो वैसे तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? शैल लगाते हैं। तो यहां पर हमने क्या लगाया? विल लगाया। तो सर्टेनिटी अगर किसी सेंटेंस में आपको नजर आती है तो वहां पर आपको विल लगाना होगा। तो प्यारे बच्चों ये वैसे तो मुझे ये बात आपको मॉडल डिस्कस करते वक्त तब बतानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सेंटेंसेस आपके ऐसे भी हो सकते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि कहीं पर आप आई के साथ विल का प्रयोग देखेंगे तो फिर आप अपने आप के मन में ये सवाल होगा कि सर ने तो बताया था कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और यहाँ पर तो विल लगा हुआ है। तो कहीं आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने उस मॉडल एक्सिलरी वाला जो टॉपिक था वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया प्यारे बच्चों। और ये बात विल और शैल के प्रयोग में आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो आई और वी के साथ में हम क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। और अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं हैं, उसमें आपको कोई कमांड नजर आती है, आपको प्रॉमिस नजर आता है, आपको डिटर्मिनेशन नजर आता है, आपको थ्रेट नजर आती है, आपको विलिंगनेस नजर आती है, आपको सर्टेनिटी नजर आती है, तो फिर ये इसमें आई और वी के साथ में विल का प्रयोग होगा और बाकी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। तो मुझे उम्मीद है ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद विल और शैल इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद यदि हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लगा देंगे। तो आइए कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम कल विद्यालय जाएंगे। हम कल विद्यालय जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम सब्जेक्ट वी, और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल केस के अंदर आप आई और वी के साथ में शैल लगाएंगे। वी शैल, मेन वर्ब गो, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। सो सिंपल। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई प्यारे बच्चों, ये आपकी मेन वर्ब आ गई और ये आपका वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट। इसे हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं क्योंकि ये हमें
वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी वर्ब के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है, यदि आप वर्ब से सवाल करते हैं वेयर का, वर्ब से सवाल करते हैं वाई का, वर्ब से सवाल करते हैं व्हेन का, और आपको जवाब मिलता है जिस भी चीज़ के द्वारा, तो इसका मतलब वो एडवर्बियल फ्रेज ही होता है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट है, और ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी है, वर्ब का पूरक भी जिसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो। सो सिंपल। कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सो सिंपल। मैं, सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल और शैल में से आई के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों? शैल। आई शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपकी वर्ब आई शैल नॉट हेल्प, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नॉट, ये आपकी मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। बिल्कुल सेम हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और बड़ी आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। सो सिंपल। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की, और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी यस और नो टाइप की। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि अगर यदि है तो, और लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। अब हम इसके ऊपर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम मुझे अपना गृह कार्य दिखाओगे? क्या तुम मुझे अपना गृह कार्य दिखाओगे? ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही विल और शैल को लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ क्या लगना चाहिए? विल आना चाहिए। विल। और यू दिखाना, शो, मुझे, मी, अपना, यूअर, गृह कार्य, होमवर्क। क्या तुम मुझे अपना गृह कार्य दिखाओगे? तो प्यारे बच्चों यहां पर ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, मी और यूर होमवर्क। और प्यारे बच्चों ये आपको पता है, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यूर होमवर्क जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राइट? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? एनिमेट होता है, जिसमें जान होती है, लिविंग बींग्स होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनएनिमेट होता है। राइट? तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से बड़े
बड़े आराम से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। और ये यस नो टाइप का है, क्योंकि प्यारे बच्चों यस नो टाइप में और WH ग्रुप में यही फ़र्क होता है कि इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH ग्रुप। ये देखिए सो सिंपल, बस आगे WH ग्रुप आपने लगा देना है। बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये आपका सेम यस नो टाइप का है, राइट। तो बहुत आसान है, सबसे पहले WH ग्रुप आ जाता है, फिर विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि कोई है तो हम उसको लगा देते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वे कानपुर में कहाँ ठहरेंगे। तो प्यारे बच्चों वे कानपुर में कहाँ ठहरेंगे, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो कहां से पता लगता है प्यारे बच्चों ये WH ग्रुप का है और प्रश्नवाचक, राइट। WH ग्रुप प्रश्नवाचक ही होता है। तो कहां की क्या इंग्लिश होगी, वेयर। उसके बाद विल और शैल में से एक लगाएंगे, विल। क्यों, क्योंकि दे के हिसाब से लगा है प्यारे बच्चों। वेयर विल दे स्टे, ठहरना क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टे मैंने ठहरना होता है। और कहां ठहरेंगे, इन कानपुर, और ये आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। वेयर ये WH ग्रुप, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में से एक मैंने लगा दिया दे के हिसाब से, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी मेन वर्ब आ गया और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो सिंपल। और ये हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। प्यारे बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आप बड़े आराम से किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका WH फैमिली का होगा उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आ जाता है हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यस या नो टाइप में, राइट। यानी हमारा वाक्य जो है वो नेगेटिव भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट का हमेशा तीसरा स्थान होता है, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लगा देंगे। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। क्या मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। मानूंगा, क्या मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वाक्य हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले विल और शैल में से लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। फिर नहीं है तो इसका मतलब नॉट, ठीक है। उसके बाद आज्ञा मानना क्या होता है, ओबे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, शैल आई नॉट ओबे यू, क्या मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। सो सिंपल। बड़े आराम से आप नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो यस नो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इनको आप बड़े आराम से हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सही याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों जिसका जो स्थान है, अगर हेल्पिंग वर्ब का स्थान यहाँ है तो हेल्पिंग वर्ब यहीं आएगी, नोट का स्थान यहाँ है तो ये यहीं पर आएगा, और
ये मेन वर्ब का स्थान है तो ये मेन वर्ब यहीं पर आएगी, आप इनके स्थान को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा अंतिम स्ट्रक्चर है जिसमें हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH ग्रुप से, राइट। और यस और नो टाइप में इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आगे WH ग्रुप हम लगा देते हैं और आगे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यस नो फैमिली का ही रहता है। अब चूंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव भी है इसलिए इसमें नॉट भी लगाया गया है, और ये आपका WH ग्रुप का है तो यहां WH ग्रुप लगा दिया गया है, और ये आपका प्रश्नवाचक है, राइट। तो आइए अब हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे अपनी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपने देख लिया ये आपका WH ग्रुप है और ये आपका नहीं भी है। तो WH ग्रुप को स्टार्टिंग में लगाएंगे तो क्यों, वाई, ठीक है। उसके बाद विल और शैल में से लगाएंगे, वो वे को देखते हुए लगाएंगे, तो वे के साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। वाई विल दे, ये सब्जेक्ट आ गया आपका। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब आ गई आपकी रीड, अपनी पुस्तकें देयर बुक्स, और ये क्वेश्चन मार्क। तो बड़ी आसानी के साथ आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए और एक एक करके आप उन चीजों को उठाइए और उनको उनके स्थान के ऊपर रख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो वाक्य बनेगा वो अनग्रामेटिकल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बशर्ते आपको स्पेलिंग्स आपको सही याद होनी चाहिए, आपको वर्ब की फॉर्म आपको सही याद होनी चाहिए, और जो जो शब्द उसके अंदर प्रयोग किए गए हैं उनका आपको अंग्रेजी का मीनिंग भी आना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अंतिम सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं। तो ये है हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्यारे विद्यार्थियों, और यहां पर हमने आपके लिए 10 सेंटेंसेस लिए हैं, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में चूंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस भी हो चुका है, और आज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को भी कर लिया है। तो इन 10 के 10 सेंटेंसेस में मैंने तीनों टेंसेस के सेंटेंस डाले हैं प्यारे बच्चों, तो बड़े ध्यान से इसको करना है, राइट। और फिर अपने इस होमवर्क को आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अवश्य भेजना है, ठीक है। ओके, हैव यू गुड डे, थैंक यू।